हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे, हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पॉलिटी की ये जो सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था उसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए ये आज देखेंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम जो देख चुके थे, कहने का मतलब किस तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रावधान ले आए गए थे उनके एक्ट्स के द्वारा, और उन्हीं एक्ट्स को हम आगे कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन एक्ट्स में से क्या चीज आज के टाइम पे हमारे प्रावधान या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया है। तो एक एक चीज को हमने डिस्कस किया था। जैसे कि सबसे पहले हमने ये डिस्कशन किया था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट ले आया गया था, और उस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो अपने एम्प्लॉइज जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही थी। आज के टाइम पर भी देखें तो जो भारत की केंद्र सरकार है वो इंडिया के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखती है, और वो सारे के सारे इंडियन एम्प्लॉइज जो हैं वो गवर्नमेंट के प्रति वफादार रहते हैं और गवर्नमेंट के निर्देश के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो वैसा ही कुछ रूल ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ले आया गया था, और उस चीज को हम आज भी फॉलो करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर एक चीज और देखा था हमने कि सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई संस्था बनाई गई थी, जिसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एलियाज एम्पे, और बाकी के 3 अदर जज हुआ करते थे। आज के टाइम पर भी वैसा ही सुप्रीम कोर्ट हमको देखने मिलता है, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी के अदर 33 जजेस होते हैं। ये आपका काम है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, और मद्रास और बॉम्बे को सबऑर्डिनेट के तौर पर बनाया गया था। और भारत का जो पहला गवर्नर बना था वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये भारत का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ये रहेगा 1773 से लेकर के 1784 तक। उसके बाद जो हमने यहां पे देखा था वो देखा था कि पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये जो प्रावधान है पिट्स इंडिया एक्ट, ये रेगुलेट करने के लिए आया था। कहने का मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ब्रिटिशर्स प्रावधान बनाना चाहते थे, जो कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज के ऊपर, और उसको और मजबूत बनाने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ले आया गया था, और जिसके तहत डुअल गवर्नेंस जैसी चीजों को बनाया गया था। जैसे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जैसी चीज बनाई गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम होता था जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया के अंदर, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, उसको देख कौन रहा है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जितना भी जो व्यापार था उस व्यापार को कौन चेक कर रहा था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे। ठीक है, तो ये डुअल गवर्नेंस सिस्टम जो है ये कंटिन्यू होता रहेगा आपके पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर उसके बाद हम लोगों ने देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ये जो चार्टर है ये बेसिकली चार्टर के नाम से इसलिए आ रहा है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए प्रावधान जो निकाले जा रहे हैं उनको चार्टर कहा जाता है। तो ये जो प्रावधान अपने कंपनी के लोगों को या कंपनी के शासन को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, तो ये चार्टर एक्ट के थ्रू नाम से आएगा। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793, और यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कही गई थी कि जैसे 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया जो है अब एक ब्रिटिश पोजीशन है। तो ब्रिटिश पोजीशन के अंदर जो काम करने वाले ब्रिटिश एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी जो है वो भारत के सरजमी से दी जाएगी, या भारत के अंदर जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे पैसे दिए जाएंगे, उनको सैलरीज दी जाएगी ब्रिटिश एम्प्लॉइज को। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर एक और बात कही गई है कि 1793 के चार्टर एक्ट से कि जो कोर्ट्स है, जो सुप्रीम कोर्ट है और बाकी के जो कोर्ट हैं, इनका काम होगा इंटरप्रिटेशन का। किसका? इंटरप्रिटेशन का। जो भी रूल रेगुलेशन ब्रिटिश
पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा रहा है उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका होगा? कोर्ट्स का। तो आप आज के टाइम पे भी आपको पता है कि जितना भी भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका है? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का है और हाई कोर्ट्स का है। तो उसी तरीके से ये प्रावधान हमने कहां से उठाया? तो 1793 के चार्टर से उठाया है। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर हमने क्या देखा था? अब इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक तरीके से रेगुलेटिंग बॉडी बन रही थी, अथॉरिटेटिव बॉडी बन रही थी और अपने व्यापार को थोड़ा थोड़ा कम करते जा रहे थे। तो यहां पर किया जाएगा क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी हर चीज के ऊपर, उसको खत्म किया जाएगा और जो बाकी के और भी कंपनीज होंगी ब्रिटेन के अंदर उनको भी ये राइट दिया जाएगा कि इंडिया के अंदर आकर के वो व्यापार कर सके। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ 3 चीजों के ऊपर व्यापार कर सकती थी। अब इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू, दैट इज चाय, चाइना और अफीम से रिलेटेड जो भी व्यापार होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, रेस्ट बाकी चीजों का व्यापार दूसरी कंपनियों को दिया गया था। फिर उसके बाद यहां पर बोला गया था कि 1 लाख रुपए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी खर्च करेगी अपने भारत के अंदर 1 लाख रुपए खर्च करेगी ताकि इससे ज्यादा जो इंडियन लोग हैं उनको इंग्लिश जैसी चीज को सिखाया जा सके, ताकि उनको अपने जूनियर स्टाफ या फिर सबऑर्डिनेट स्टाफ के तौर पे रखा जा सके। फिर उसके बाद जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा कि वो लोग प्रोपोगेट करें इंग्लिश को और फिर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे सके यहां पर। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर स्टैब्लिश हो जाएगी और कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं करेंगे। और इस चार्टर के थ्रू जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको बना दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे स्टैब्लिश किया जाएगा। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक्स। और यहां पर जो अगली चीज ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने सारे मोनोपोलीज जो है वो खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब जो चाय, चाइना और अफीम के ऊपर व्यापार करने का भी अधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा और शुद्ध रूपेण जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक व्यापारिक संस्था से हट करके अब राजनीतिक संस्था बन जाएगी, या फिर कहने का मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पे एक्ट करेगी। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि स्लेवरी जो है भारत के अंदर जो गुलामी हुआ करती थी उस गुलामी को खत्म करने का प्रावधान बनाया जाएगा और ये गुलामी इंडिया में आगे चल करके खत्म होगी। इस एक्ट के थ्रू तो बोल दिया गया कि गुलामी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे 1843 के अंदर इंडिया के अंदर फाइनली गुलामी जो है वो खत्म हो जाएगी और कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा। हम आगे चल करके भी पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर आर्टिकल नंबर 23, 24 में हम देखेंगे कि आपके साथ कोई भी शोषण नहीं किया जा सकता है, तो वो हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखेंगे। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि लॉ कमिश्नर के तौर पर एस्टैब्लिश किया जाएगा, एक संस्था बनाई जाएगी, लॉ कमीशन बनाई जाएगी और उसका पहला जो चेयरमैन था वो कौन है? लॉर्ड मकॉले। और उसके बाद ये जो लॉर्ड मकॉले साहब हैं ये पहली बार आकर के बताएंगे कि भारत के अंदर जितने भी आधिकारिक कार्य हैं या काम है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा और लोकल भाषा में नहीं होगा। और आज के टाइम पे भी आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी सारा काम होता है वो किस में होता है? तो वो इंग्लिश में होता है। फिर उसके बाद यहां पे हमको कंटिन्यू करना है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इससे पहले की जो बातें थी वो हम लास्ट प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। अब यहां पर हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो 1853 का जो चार्टर है यहां पर आप उस चीज को समझ सकते हैं ऐसे कि इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था, जो इस टाइम पर 1853 के अंदर जो गवर्नर जनरल था उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। और जो लॉर्ड डलहौजी है ये सबसे कम उम्र का गवर्नर जनरल था उस टाइम में, या ब्रिटिशर्स के अंडर में सबसे कम उम्र का जो गवर्नर जनरल
था ये, और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल हुआ करता था। और ये इसका काम ये होता था कि ज्यादा से ज्यादा जमीन को ब्रिटिशर्स के अंडर या ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ले आया जाए, ये इसका हिसाब किताब था, या फिर ये ऐसा चाहता था। तो फिर हम देखते हैं, तो सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ये आया था। और लॉर्ड डलहौजी का हमको पता ही है कि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल हुआ करता था, और इसका एजेंडा ये था, इसका मोटिव ये था कि ज्यादा से ज्यादा लैंड को कैप्चर किया जाए। इसीलिए ये कई सारे रूल्स भी लेकर के आएगा, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत क्या होगा, जिस भी राजा महाराजा का अपना बच्चा नहीं होगा तो ये बोलेगा कि उस किसी को आप गोद ना लेकर के आप ब्रिटिश एम्पायर को गोद ले लो, एक तरीके से बोल सकते हैं हम। कहने का मतलब जिस भी राजा का अपना बच्चा नहीं होगा तो उसका साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर के अंदर स्थापित हो जाएगा या मिल जाएगा। जो भी पेंशनर राजा हुआ करते थे, जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके जो पेंशन्स मिला करते थे, उनके पेंशन्स को भी ये बंद कर देगा। तो बहुत सारे प्रावधान ये ऐसे बनाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्पायर जो है वो एक्सपैंड हो, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल जो है वो इंडियन सब सरजमी पर इनका बने ब्रिटिशर्स का, इसकी ये कोशिश होगी। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो चार्टर है ये आखिरी चार्टर एक्ट है। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी, इसके बाद 1857 की क्रांति हो जाएगी। और 1857 की जब क्रांति हो जाएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना रूल था वो सब खत्म कर दिया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह पर एक जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश क्राउन का हो जाएगा, डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन यहां पर कंट्रोल करेगी। तो प्राइवेट संस्था खत्म हो जाएगी, अब सरकार के तौर पर स्थापित कर दिया जाएगा। तो इसके बाद जो भी प्रावधान आएंगे वो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू आएंगे, या इस नाम से आएंगे, या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट के नाम से आएंगे। कहने का मतलब एक सरकार की स्थापना हो जाएगी 1858 से, जिसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो पहली चीज तो ये कि ये आखिरी चार्टर एक्ट है। फिर उसके बाद दिस एक्ट फॉलोड अ रिपोर्ट ऑफ द देन गवर्नर जनरल। मैंने अभी आपसे बताया कि जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी वो काफी महत्वाकांक्षी था, तो ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन में चेंज करेगा, जिसके तहत यहां पर इस गवर्नर जनरल मतलब लॉर्ड डलहौजी के बहुत सारे प्रावधान इस एक्ट के थ्रू ऐड किए जाएंगे। फिर उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था अब वो क्या बन चुका है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जैसा कि एक गवर्नर पंजाब उधर क्या बोल सकते हैं मद्रास में था, जैसा कि एक गवर्नर आपका बॉम्बे में था, वैसे ही एक गवर्नर के तौर पे स्थापित किया जाएगा कहां पर, बंगाल के अंदर। और जो बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो एक अलग आइडेंटिटी के तौर पे रहेगा। तो जैसा कि आज के समय में होता है, आपको पता है कि एक प्रेसिडेंट है जो कि भारत के अंदर सबको कंट्रोल कर रहा है, पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा है, वो भले किसी भी राज्य का क्यों ना हो। और बाकी जितने भी 28 राज्य हैं और बाकी के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है या तो गवर्नर होता है। तो वैसा ही प्रावधान यहां चार्टर एक्ट 1853 के तहत बनाया गया है। अच्छा, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। हमें जैसा कि पता है कि हमारे देश के अंदर 3 पिलर्स हैं। हमारे देश या हमारी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए 3 पिलर्स होते हैं। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है, पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। कहने का मतलब यह होता है कि आज के समय में भी और पहले भी और राजा महाराजाओं के समय पर भी साम्राज्य के अंदर कानून बनाने का जो काम है वो किसका होता था, राजा का होता था। जब ब्रिटिशर्स आए तो कानून बनाने का काम किसने संभाल लिया, गवर्नर जनरल ने संभाल लिया।
ठीक है। और फिर उसके बाद उस कानून को आगे बढ़ाने का काम भी किसका होता था, या फिर उस कानून का पालन करवाने का भी काम किसका था, राजा का हुआ करता था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी उस कानून का पालन कौन करवाएगा, तो वाइस रॉय या फिर गवर्नर जनरल ही करवाया करता था। तो कहने का मतलब यह है कि कानून बनाने का काम और कानून का पालन करवाने का भी काम एक ही व्यक्ति का होता था। तो यहां पर करप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर एक ही व्यक्ति कानून बनाएगा और वही व्यक्ति उस कानून का पालन करवाएगा तो यहां पर प्रॉब्लम होगी जनता को। लेकिन अगर डिवाइड कर दिया जाए कि कानून बनाने का काम किसी और का और उसका पालन करवाने का काम किसी और का अगर होगा तो न्याय होगा। कहने का मतलब जनता के साथ अन्याय नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर यह प्रावधान बनाया जाएगा कि जो गवर्नर जनरल का कानून बनाने का काम है और गवर्नर जनरल का जो कानून का पालन कराने का काम है, इसको सेपरेट कर दिया जाएगा। इसको क्या कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा। इनफैक्ट ये तीनों ही क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए। लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने का काम, कानून का पालन करवाने का काम मतलब एग्जीक्यूटिव, और न्याय देने का काम मतलब जुडिशरी। और जो चौथा पिलर होता है वो कौन है, मीडिया। और बेसिकली देखा जाए तो ये चारों आइडेंटिटी जो है ये बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए। इसमें किसी का हस्तक्षेप किसी में नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों एकदम सेपरेट होकर के काम करेंगी तो डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी मानी जाएगी उस नेशन की, उस देश की, ठीक है। और किसी के साथ कभी भी कोई दुर्व्यवहार जैसी चीज नहीं हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही प्राइज्ड पोजीशन था। प्राइज्ड पोजीशन मतलब ब्रिटिशर्स की बहुत ही अच्छी कॉलोनी जिसको कह सकते हैं। ब्रिटिशर्स यहां से बहुत ज्यादा पैसा अर्न करते थे या फिर कमाते थे। तो इंडिया के अंदर एक होड़ सी थी ब्रिटिशर्स की। कहने का मतलब ब्रिटेन में अगर कोई बच्चा पैदा होता था तो वो क्या चाहता था कि वो इंडिया में जाकर के नौकरी करे। तो जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर, वो अपने रिलेटिव्स को इंडिया में एज अ सिविल सर्वेंट के तौर पर भेज दिया करते थे नौकरी करने के लिए या सिविल सर्वेंट के लिए। और वो जो सिविल सर्वेंट का जो क्रीम है या जो डिजायर है वो आज भी आप देख सकते हैं हमारे नेशन में लोगों में कितना ज्यादा है। तो ब्रिटेन से लोग आकर के यहां पे डायरेक्टली ज्वाइन करते थे। तो यहां पर कोशिश ये की गई कि अब जैसे कि लोग वहां से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ब्रिटेन से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं और कोई भी आकर के यहाँ पे एज अ सिविल सर्वेंट ज्वाइन कर रहा है, तो एक ओपन कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रावधान बनाया जाएगा कि भाई साहब अब कोई भी ऐसे नहीं आकर के यहाँ पे एज अ सिविल सर्वेंट के तौर पे ज्वाइन कर लेगा। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराने का प्रावधान बनाया गया डलहौजी के टाइम पर इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इसने अब इंडिया के अंदर एक तरीके से कंट्रोल अब बना ही लिया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ना करवा करके खुद ही करेंगे और कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसको खत्म किया जा सकता था। ठीक है, अब इस तरीके का ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल बन चुका था इंडिया के अंदर कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म किया जा सकता था, ऐसा प्लान आउट कर चुके थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहां पर अगर हम देखें चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू, तो यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डलहौजी का ही रेगुलेशन जो है उसको और ज्यादा कानून के तौर पर ले आया गया, बनाया गया, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराने की कोशिश की गई। जो लास्ट चार्टर एक्ट था वो यही था। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की कानून बनाने की शक्ति और कानून के पालन कराने की जो शक्ति है उसको सेपरेट किया गया। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि 1857 के अंदर क्रांति हो जाएगी। 1857 के अंदर क्रांति हो जाएगी। अभी हमने पिछले क्लास में ये देखा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में एक तरीके से शासन कर रहे हैं 1757 से। कब से?
1757 मतलब प्लासी का युद्ध होगा और ब्रिटिशर्स यहां पर एक तरीके से अपना कंट्रोल बना लेंगे। और 1764 जिसको बक्सर का युद्ध बोलते हैं या बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, यहां के बाद से तो ब्रिटिशर्स अपने आप को स्थापित कर ही लिए थे और अपना कंट्रोल चला रहे हैं। अब नाउ देखा जाए तो टाइम क्या है, 1857। अगर 1757 से देखें तो 1857, तकरीबन 100 साल। और 100 साल से भारतीय जनता जो है ये प्रताड़ित हो रही थी, किसके थ्रू? ब्रिटिशर्स के थ्रू। ब्रिटिशर्स का शासन इंडिया के अंदर बना हुआ था और ब्रिटिशर्स ने किसी भी भारतीय ग्रुप को नहीं छोड़ा है, ना राजा महाराजाओं को, ना किसानों को, ना ही आदिवासियों को, ना ही लोकल जनता को, ना किसानों को। मतलब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान ना हुआ हो। और अगर कोई भी परेशान होता है किसी के शासन से तो वो लोग क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। विद्रोह करेंगे और भारत के अंदर एक उग्र विद्रोह देखा जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों को भगाने की कवायद जैसी चीज होगी। तो वो हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें ज्यादा ना जाते हुए उसको हिस्ट्री में हम देखेंगे। तो 1857 की क्रांति हो गई। अब अगर 1857 की क्रांति हो गई है, देश के अंदर बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मार दिया गया है, एनी हाउ जैसे तैसे ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल फिर से स्थापित कर लिया था। लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था तो उन्होंने ये भी समझना होगा कि भाई साहब ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने कि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा खफा हैं और वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल या ईस्ट इंडिया कंपनी को देखना नहीं चाहते, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो ये कहेगी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था जिससे भारतीय जनता बहुत ही ज्यादा परेशान थी उसको हटा देंगे, उस संस्था को ही हटा देंगे। और अब भारत के अंदर जो कंट्रोल होगा वो ब्रिटेन की संसद का होगा और उसको रेगुलेट कौन करेगा? तो ब्रिटेन की महारानी या फिर ब्रिटेन का जो क्राउन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब भारत की जो जमीन है, भारत के ऊपर जो शासन है, अब ब्रिटेन की महारानी के थ्रू किया जाएगा, ब्रिटेन के महाराजा के थ्रू किया जाएगा। अब ब्रिटेन के महाराजा डायरेक्टली तो नहीं आकर के रहेंगे, तो ब्रिटेन की जो संसद है वो रिस्पॉन्सिबल होगी भारत के अंदर गवर्नेंस के प्रति। और जो पहला काम किया जाएगा 1857 के बाद वो ये कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ले आया जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे चार्टर एक्ट नहीं लिखा है। चार्टर एक्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी शासन व्यवस्था ले आएगी तो उसको चार्टर के नाम से ले आएगी। और यहां पर क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो होगा क्या कि इस एक्ट के थ्रू लॉलीपॉप दिया जाएगा इंडियंस को और बोला जाएगा कि भाई साहब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो इंडिया में शासन नहीं करेगी, अब शासन ब्रिटेन की सरकार के द्वारा होगा। ब्रिटेन का जो ताज है उसके अंडर में इंडिया का रेगुलेशन किया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाएगा। और भारत का जो ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी वो ब्रिटेन के अंदर एक संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो व्यक्ति होगा ये बैठेगा लंदन के अंदर और इसकी काउंसिल में 15 लोग होंगे जिनकी जिम्मेदारी होगी भारत के अंदर अच्छे कानून व्यवस्था को लागू करवाना और भारत के अंदर बढ़िया शासन व्यवस्था ले आना। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहला, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, ये पहला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा ये होगा मिस्टर लॉर्ड स्टैनली और इसके अंदर इसको असिस्ट करने के लिए 15 काउंसिल ऑफ मेंबर्स भी दिए जाएंगे। भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर जनरल का पद था, इसको समाप्त कर दिया जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह पर एक पद का निर्माण किया जाएगा जिसको क्या बोल रहे हैं? वाइस रॉय। अब ये आप देख सकते हैं कि इसको वाइस रॉय क्यों बोल रहे हैं, इसको वाइस रॉय क्यों बोल रहे हैं? तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि अब यहां पर शासन जो है
ब्रिटेन के ताज के थ्रू होगा, तो ब्रिटेन के महाराजा या महारानी तो यहां आएंगे नहीं। तो यहां पर जो भी व्यक्ति शासन करेगा या जो हेड होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो ब्रिटेन के महारानी के द्वारा अपॉइंट होगा। तो जैसे इंडिया के अंदर जो पद होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के जस्ट बाद क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस जो नेक्स्ट व्यक्ति होगा, जो ब्रिटेन की महारानी के सबसे क्लोज होगा, वो आकर के यहां शासन करेगा, दैट इज ही विल बी द वाइस। और जो ब्रिटेन जो देश है वो कैसा है, या जो ब्रिटेन का जो क्राउन है वो कैसा है, रॉयल ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जो है वो रॉयल क्राउन का शासन अब इंडिया में हो गया। तो रॉयल से क्या उठाया, रॉय। तो इस रॉयल से उठाया रॉय, और ये पद जो बना इंडिया के अंदर वो क्या बना, वाइस रॉय। तो भारत में इस एक्ट के थ्रू क्या बनाया गया, वाइस रॉय का पद बनाया गया। और भारत का जो पहला वाइस रॉय है वो कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ये जो लॉर्ड कैनिंग है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी गवर्नर जनरल जिसको बोल सकते हैं आप, उसके टाइम पर ही 1857 की क्रांति होगी। और 1857 की क्रांति के बाद यही व्यक्ति जो है ये क्या बन जाएगा, वाइस रॉय बन जाएगा। ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम द सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, अपेरेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जैसा कि हमने डिस्कशन कर रखा है कि 1857 की क्रांति को देखते हुए जो भारत के अंदर प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा ले ली जाएगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी शासन है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहां पर एक बात बोला गया है कि जो 1857 की क्रांति है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पर वो इतना भीषण था, वो इतना उग्र था कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है उसको वो बोल क्या रहे हैं, पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो हमारे वीर सावरकर थे उन्होंने भी बोला था क्या कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। The first statute for the governance of India under the direct rule of the British government was the Government of India Act 1858। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि यह पहला प्रावधान है, भारत सरकार अधिनियम 1858, ये ब्रिटिश जो संसद है उसके अधीन भेजा गया ये पहला प्रावधान था। It provided for the absolute British imperial control over the India without any popular participation। तो ये बोल रहा है कि अब बीच में जैसे कोई बिचौलिए के तौर पर नहीं है, कोई प्रमुख के तौर पर नहीं है, सीधे कंट्रोल जो होगा वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा। यहां पे और कुछ बात नहीं की है। द पावर ऑफ द क्राउन वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ऑलरेडी जो हमने डिस्कशन किया कि ब्रिटेन की महारानी के पास इतना टाइम तो है नहीं, ब्रिटेन की महारानी को 54 अलग देशों को भी देखना है, क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी दुनिया के 54 देशों के ऊपर हुआ करती थी। तो इंडिया की जो जिम्मेदारी है वो किसको दे दी गई, लॉर्ड स्टैनली, जो कि उस टाइम पे कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब भारत सचिव। भारत सचिव का पद दिया गया, बनाया गया, और उस भारत सचिव का काम था भारत के अंदर कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी लेना और भारत के अंदर देखरेख करना। भारत सचिव को सलाह देने के लिए 15 काउंसिल ऑफ मेंबर तैयार किए गए थे जो कि असिस्ट करेंगे, ठीक है, भारत सचिव को। The country was divided into the provinces। आज के समय में हमें पता है जिस तरीके से भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और सभी राज्य में अपनी अलग सरकार स्थापित की गई है, उसी तरीके से उस टाइम पर भारत के अंदर भी प्रांतों को विभाजित किया गया था, और हर एक प्रांत के अंदर प्रशासन जो है वो गवर्नर के थ्रू किया जाएगा। और जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहां पर उप राज्यपाल जो होगा वो होल सोल होगा, या फिर उसकी जिम्मेदारी होगी ध्यान देने की। The provincial government has to function under the superintendence, direction and control of the Governor General of India in all the matters। तो भारत के अंदर जैसे क्या होता है आज के समय में, जो राष्ट्रपति है ये पूरे भारत का कर्ता धर्ता है, उसी तरीके से इस कानून के तहत जितने भी राज्य हैं
उनमें जैसे सरकारें हैं उसी तरीके से उस टाइम पे भी सरकारें थी, लेकिन सबका कर्ता धर्ता कौन है? वाइसरॉय। पूरे भारत का कर्ता धर्ता कौन होगा? वाइसरॉय होगा। जैसे आज के टाइम पे कौन है? प्रेसिडेंट। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज द अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और भारत के अंदर कुछ भी होगा तो उसकी जान मतलब भारत के अंदर जो हेड है वो कौन है? वाइसरॉय है। वाइसरॉय रिपोर्ट किसको करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटेन की संसद को। और ब्रिटेन की संसद किसको रिपोर्ट करेगी? ब्रिटेन की महारानी को। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है जिसको हमको जानना होगा कि इंडिया से जो डुअल गवर्नेंस ऑफ सिस्टम था, जो डुअल गवर्नेंस सिस्टम था, जिसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड, उस दोनों पद को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कब खत्म किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के थ्रू। और ये जो डुअल गवर्नेंस का जो सिस्टम था ये किसके टाइम पे आया था? तो ये आया था उस टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के टाइम पे आया था। विलियम पिट्स जो उस टाइम पे ब्रिटेन का क्या था? प्रधानमंत्री हुआ करता था। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई है, कहने का मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, मतलब भारत परिषद अधिनियम 1861। ये भारत परिषद क्यों बोला जा रहा है? पहले जो प्रावधान था भारत सरकार अधिनियम 1858 वो ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया जा रहा है। ये भारत परिषद अधिनियम कौन बना रहा है? तो ये भारत परिषद अधिनियम ब्रिटेन के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या मतलब भारत के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटेन में हैं और उनके 15 काउंसिल ऑफ मेंबर्स के थ्रू इस प्रावधान को बनाया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के अंदर 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति क्यों हुई इसको भी सोचा होगा ब्रिटिशर्स ने। और भारत के अंदर जितने भी लोग हैं वो नाराज हैं। तो क्यों नाराज हैं? ब्रिटेन की रूल से, ब्रिटेन के कंट्रोल से क्यों नाराज हैं? तो यहां पर यह सोचा गया होगा इनके द्वारा कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही सारा कानून व्यवस्था बनाती थी। किसके लिए? तो भारतीय लोगों के लिए। तो सबसे पहला प्रावधान जो ले आया जाएगा कि जो पार्लियामेंट है जहां पर सारा कानून बनता होगा, तो पहले सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही बैठते थे। तो पहली बार किसी भारतीय या फिर पहली बार भारतीय लोगों को उस संसद में एंट्री दी जाएगी। तो ये जो कानून है, ये जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है, वो इतना इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारतीय लोगों को कानून व्यवस्था बनाने में एंट्री मिलेगी। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है भारतीय संविधान के इतिहास में, क्योंकि पहली बार कानून बनाने के लिए संसद में एंट्री मिलेगी भारतीय लोगों को। और ये क्यों मिली? क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले ही अगर भारतीय लोगों को कानून बनाने में ले लिए होते तो भारतीय लोग कभी अपने लोगों के लिए बुरा तो नहीं होने देते। अगर कुछ बुरा होता भी तो उसको कंट्रोल कर लेते। कहने का मतलब भारत देश है, तो भारत देश में अगर शासन करना है तो शासन के फ्रेमर्स में भारतीय होने चाहिए। और पहली बार इसकी शुरुआत होगी भारत परिषद अधिनियम 1861। जैसा कि आज के दौर में हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर संसद है और संसद के अंदर जो लोग हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और वही लोग जो होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, उनको कैबिनेट दिया जाता है, पोर्टफोलियो दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ होम मिनिस्टर का पद है, तो होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अमित शाह जनता के द्वारा चुना गया, भारतीय जनता ने अमित शाह को चुना, लेकिन अमित शाह को एग्जीक्यूटिव में भी क्या मिला? रोल मिला, और वो क्या है? होम मिनिस्टर। उसी तरीके से कोई डिफेंस मिनिस्टर है जैसे राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह कहीं से सांसद का चुनाव जीते, सांसद बनने के बाद उनको क्या मिला? कैबिनेट मिला। तो कैबिनेट में उनको एक डिफेंस मिनिस्टर का पद मिला।
कोई वित्त मंत्री है जैसे निर्मला सीतारमण, तो निर्मला सीतारमण भी क्या है, एक सांसद है, लेकिन उनको क्या दिया गया, एक पद दिया गया वित्त मंत्री का। अश्विनी वैष्णव है, उनको रेलवे मिनिस्टर का मिला। तो कहने का मतलब ये जिम्मेदारी दी गई। अगर भारतीय रुपया गिरेगा, भारतीय रुपए की डीवैल्यूएशन होगी, तो सवाल किससे पूछा जाएगा, निर्मला सीतारमण से। भारत के डिफेंस में अगर कोई चूक होगी तो सवाल किससे पूछा जाएगा, राजनाथ सिंह से। अगर किसी रेल दुर्घटना से रिलेटेड कुछ चीज होती है या कोई रेल दुर्घटना होती है तो सवाल किससे पूछा जाएगा, तो ये अश्विनी वैष्णव से पूछा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जिम्मेदारी दी गई, पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम ले आया गया, कैबिनेट सिस्टम ले आया गया। तो कब ले आया गया है, तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 में ले आया गया है। और ये सवाल न जाने कितनी बार पूछा हुआ है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अब जैसे कि हम लोग ये चीज जान रहे थे, अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर देखें या ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही कंट्रोल लेती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रलाइज्ड पावर बनाने की कोशिश करेगी। कहने का मतलब सबसे पहले अपने रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या किया जाएगा, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज थे उनके ऊपर रूल्स लगाए जाएंगे या फिर उनको अपने कंट्रोल में लेंगे ये लोग। फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जैसी चीज बनाएंगे, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। फिर कहने का मतलब इससे भी क्या किया गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया। और समय के साथ साथ आप देखते जा रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होते चला जा रहा है। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती जाएंगी। और फिर 1857 की क्रांति जब हो जाएगी तो ब्रिटिशर्स को यह समझ में आएगा कि यार कंट्रोल कुछ ज्यादा ही कर दिया है इन लोगों ने, अब इस कंट्रोल में थोड़ी सी छूट देनी होगी। तो कहने का मतलब अब थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरह के तहत ये लोग जाएंगे, इस प्रावधान के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था, जो गवर्नर ऑफ मद्रास था, उसको थोड़ा सा पावर दिया जाएगा। किसके अगेंस्ट में या फिर किसके कंपैरिजन में, तो बंगाल के जो गवर्नर है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा पावर दिया, मतलब उसके मतलब क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट पावर किया जाएगा, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाएगा यहां पर। तो इट डिसेंट्रलाइज्ड द लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज के समय में ऑर्डिनेंस, जिसको बोलते हैं क्या, अध्यादेश। अध्यादेश नामक चीज क्या होती है, आज के समय में हमारा जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल नंबर 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, भारत के अंदर जो हेड है वो कौन है, राष्ट्रपति है। तो कहने का मतलब भारत के अंदर अच्छा कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, राष्ट्रपति की है। और वो किसके मदद से कानून बनाता है, तो संसद की मदद से कानून बनाता है। तो सब कुछ एक चेन में चलता है। लेकिन मान लीजिए कि संसद अगर मौजूद नहीं है, संसद अपना काम करने में असमर्थ है, या फिर अगर सेशन नहीं चल रहा है संसद का, तो अगर देश में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में कानून बनाने का काम किसका है, तो राष्ट्रपति का है। और वो जो राष्ट्रपति है वो कानून कैसे बनाता है, तो वो एक अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का मतलब ये होता है संसद के एब्सेंस में एक कानून व्यवस्था बनाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। उसी को क्या बोल रहे हैं, अध्यादेश, जो कि आर्टिकल नंबर 123 में दिया गया है। और गवर्नर के केस में क्या होता है, स्टेट में गवर्नर बनाता है, वो आर्टिकल नंबर 213 के तहत जारी करता है ऑर्डिनेंस। तो और ये जो ऑर्डिनेंस जो है मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है, तो 6 महीने। हमारे देश के अंदर जो सदन है वो उसके 3 सेशंस होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन और फिर विंटर सेशन, जिसको हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। और 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, तो 6 महीना हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर कोई अध्यादेश अगर बना राष्ट्रपति के द्वारा, तो जब भी सदन बैठेगी तो सदन उस अध्यादेश के ऊपर जांच करेगी, और अगर सदन को लगता है कि वो अध्यादेश ठीक है तो
सदन उसको पास कर देगी तो कानून बन जाएगा, अन्यथा वो अध्यादेश कैंसिल हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। और अगर मान के चलिए कि अगर सदन बैठी है तो मैक्सिमम 6 हफ्ते के अंदर, 6 वीक्स के अंदर उस ऑर्डिनेंस को या तो कानून बना दिया जाएगा या तो कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर सदन नहीं बैठी है तो ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितना रह सकता है? 6 महीना। यहां पर आप देखिए जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, पोर्टफोलियो सिस्टम या फिर कैबिनेट सिस्टम, ये कब आया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 से बहुत सारे सवाल आते हैं। पहली चीज की ऑर्डिनेंस आज के टाइम पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, मतलब सेंट्रलाइज भी है और डिसेंट्रलाइज भी है, मतलब स्टेट्स के पास भी उतना पावर है। और फिर उसके बाद केंद्र तो मजबूत है ही, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर क्या दिया गया? ऑर्डिनेंस जारी करने का काम हो गया, पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब मद्रास और बॉम्बे को भी क्या दिया गया? पावर दिया गया है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और हां, सबसे बड़ी चीज यह है कि भारत के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीके से भारतीय लोगों का सदन में रिप्रेजेंटेशन है, उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।